गुड इवनिंग क्लास। आरओ एआरओ के महत्वपूर्ण प्रश्नों की जो श्रृंखला चल रही थी उसमें हम लोगों ने 1 से 100 नंबर तक प्रश्न देख लिए थे। आज हम लोग आगे देखते हैं। तुम्हारा पहला प्रश्न है, वह एक उत्तम सुलेखक एवं कवि था। उसने खगोलिकी के अध्ययन को बढ़ावा दिया तथा दौलताबाद के पास एक वेधशाला का निर्माण कराया। उसने अपनी प्रशासन में बड़ी संख्या में हिंदुओं को सम्मिलित किया। उसे बहमनी सल्तनत का सबसे प्रसिद्ध व महानतम व्यक्ति माना जाता है। ऊपर एक पैसेज दिया गया है, नीचे 4 ऑप्शन है। महमूद शाह प्रथम, अलाउद्दीन हसन बहमान शाह, ताजुद्दीन फिरोज शाह और अहम शाह वली। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, ताजुद्दीन फिरोज शाह। इनमें एक पॉइंट आप और नोट कर लीजिएगा, ताजुद्दीन फिरोज शाह ने फिरोजाबाद नगर की नींव रखी थी भीमा नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है, चालुक्य काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। उन्होंने मंदिर निर्माण की बेसर शैली को विकसित किया। दूसरा कथन है, उन्होंने अपने स्मारकों में अधिकांशतः स्थानीय रूप से मिलने वाले ग्रेनाइट पत्थरों का उपयोग किया। नीचे ऑप्शन दिए गए केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों, ना तो एक ना तो दो। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा केवल एक। चालुक्य काल में जो मंदिर निर्माण हुए थे वो बेसर शैली में किए गए थे। स्थानीय पत्थरों का प्रयोग किया गया था लेकिन वो ग्रेनाइट के नहीं थे, इसलिए केवल एक ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन बोलता निम्नलिखित को सुमेलित करें। कौन सुमेलित नहीं है? एक तरफ पद दिया गया है, एक तरफ अर्थ दिया गया है। कड़मई भू राजस्व का उदारतापूर्ण संग्रह, नेटाल स्वर्ण सिक्का, बेल्लार कृषक समूह, कम्मानचेरी शिल्पकारों के आवासीय मकान। ये सही है, भू राजस्व का संग्रहण था ये। बेल्लार सही है, कृषक समूह को कहा जाता था। कम्मानचेरी ये भी बिल्कुल सही है, शिल्पकार होता आवासीय भवन थे। इसका ऑप्शन बी गलत है। नेटाल ये स्वर्ण सिक्का नहीं था, एक औषधि पौधा था। नेटाल एक औषधि पौधा है जो कि हिमालय की पहाड़ियों में पाया जाता है। औषधि पौधा हो जाएगा इसका सही ऑप्शन नेटाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे कथन दिया गया है। पहला है, बाबर ने उत्तरी पश्चिमी सीमा पर बाहरी आक्रमण से सुरक्षा प्रदान की। कथन है, कारण में बताया गया उसने काबुल व कंधार को मुगल साम्राज्य का हिस्सा बना लिया। अब ए सही, ए आर सही है, आर एक सही की व्याख्या है। बी में कहता है ए और कारण आर सही है, आर कथन ए की सही व्याख्या नहीं करता है। फिर ए सही, आर गलत, ए गलत, आर सही। तो क्वेश्चन जो हमारा है, बाबर ने उत्तर पश्चिम सीमा पर बाहरी आक्रमण से सुरक्षा प्रदान की और कारण बोलता है उसने काबुल और कंधार को मुगल साम्राज्य का हिस्सा बना लिया। इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। कथन ए और कारण आर दोनों सही है, ये दोनों ही कार्य बाबर के द्वारा किए गए थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय शासकों की आंतरिक राजनीति में दखल देने वाला प्रथम यूरोपीय व्यक्ति कौन था? ऑप्शन है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, डुप्ले, जॉब चार्नाक, वारेन हेस्टिंग। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डुप्ले। डुप्ले फ्रांसीसी गवर्नर था और दक्षिण भारत में सबसे पहले इसी ने इस व्यवस्था को शुरुआत की थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में किसके द्वारा दक्षतापूर्ण निष्क्रियता की नीति अपनाई गई? द पॉलिसी ऑफ मास्टरली इनएक्टिविटी वॉज एडॉप्टेड। डलहौजी, रॉबर्ट क्लाइव, नीनो डी कुन्हा, जॉन लॉरेंस। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा जॉन लॉरेंस। ये मास्टरली इनएक्टिविटी जो लॉरेंस ने अपनाई थी अफगानिस्तान के संदर्भ में अपनाई गई थी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। जॉन लॉरेंस, दक्षतापूर्ण निष्क्रियता की नीति। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा सुधारवादी आंदोलनों में से एक है? ए ऑप्शन में प्रार्थना समाज है, बी में देवबंद है, और सी में ए बी दोनों है, और डी में ना तो ए ना तो बी। आपको बता दें जो देवबंद आंदोलन था वो शिक्षा से संबंधित है, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में स्थित है, मुस्लिम मेथोलॉजी से कनेक्ट करता है। और यहाँ पे जो प्रार्थना समाज है ऑप्शन ए ये सही हो जाएगा, सुधारवादी आंदोलन से संबंधित है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, मुद्रिका घेरे की नीति का संबंध। इसको इंग्लिश में देख लें। द पॉलिसी ऑफ रिंग फेस, यानी घेरे की नीति। मुद्रिका मतलब अंगूठी होती है जो
गोल गोल घेरा ऐसा बन जाता है। वारेन हेस्टिंग, कोलबर्ट, थॉमस रोज और लॉर्ड वेलेजली, इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वारेन हेस्टिंग। अपने साम्राज्य को बचाने के लिए इस प्रकार की नीति का इन लोगों ने प्रयोग किया था वारेन हेस्टिंग, घेरे की नीति। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डच ईस्ट इंडिया कंपनी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? पहला, डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1613 ईस्वी में की गई में आई। दूसरा है, डच लोग भारत में अपनी व्यापारिक गतिविधियों से अधिक मिशनरी गतिविधियों के हेतु जाने लगे। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा केवल दो, क्योंकि डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602 में बनी थी, यहाँ लिखा है 1613, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। 1602 होना चाहिए था, 1613 वाला गलत हो जाएगा, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा केवल दो। अगला जो क्वेश्चन है, कथन है भगत सिंह ने पंजाब में नौजवान भारत सभा के गठन में सहायता दी। कारण है वह हिंसक व व्यक्तिगत वीरतापूर्ण कार्यवाही के स्थान पर मार्क्सवादी सिद्धांत तथा इस विश्वास की ओर मुड़ गए कि एक लोकप्रिय व व्यापक जनाधार वाला आंदोलन ही सफल हो सकता है। नीचे जो हमको इसमें बताए गए हैं, तो ए ऑप्शन जो हमारा है, दोनों ए और आर सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है। हम लोगों ने पढ़ा है कि भगत सिंह नास्तिक विचारधारा को मानते थे। मैं नास्तिक क्यों हूं, इस प्रकार की उन्होंने पुस्तक भी लिखी है, तो मार्क्सवादी सिद्धांत की तरफ मुड़ गए थे, तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा अर्धचालक पदार्थ नहीं है? कैडमियम, गैलियम, थोरियम और जर्मेनियम। इसमें थोरियम अर्धचालक हमारा नहीं है, बाकी तीनों हमारे अर्धचालक हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? तेज मापी, प्रसार मापी, दाब मापी, ओडोमीटर। तेज मापी इंग्लिश में बोलोमीटर लिखा है। आपको बता दें, बोलोमीटर से सूर्य का ताप नापा जाता है, और यहाँ पे लिखा है ध्वनि की तीव्रता। अगर मान लो सूर्य का ताप की जगह प्रकाश वगैरह लिखा होता, टेम्परेचर लिखा होता, तो भी सही होता, लेकिन ध्वनि की तीव्रता, तो हमारा ऑप्शन ए ही गलत हो जाएगा। सूर्य का ताप नापा जाता है बोलोमीटर से, ध्यान रखें, बोलोमीटर को तेज मापी। बाकी ऑप्शन सही है। प्रसार मापी पदार्थों की मात्रा में परिवर्तन, दाब मापी गैसों के दबाव को मापता है, ओडोमीटर वर्षा नापने के काम में आता है। ये यूडोमीटर लिखा होना चाहिए, यूडोमीटर। देखिए इंग्लिश में सही लिखा है, रेन गेज जिसको बोलते हैं, वर्षा मापने का यंत्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? बर्फ का पिघलना, जल में चीनी का घुलना, मोम का पिघलना, भोजन का पकना। आपको मालूम है भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन में वस्तु पुनः अपने रूप में आ जाती है, जबकि रासायनिक परिवर्तन में ऐसा नहीं होता। तो भोजन का पकना यहाँ हो जाएगा, भोजन पुनः अपनी वास्तविक स्थिति में नहीं आ पाएगा पकने के बाद, तो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण क्या हो जाएगा? भोजन का पकना। अगला क्वेश्चन, भूप्रकृति में पाए जाने वाले तत्वों का सही अवरोही क्रम। आपको बता दें भूप्रकृति में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन पाई जाती है, तो हमारा ए और डी ऑप्शन एक तो बना। ऑक्सीजन के बाद पाई जाती है सिलिका, सिलिका का ऑप्शन यहाँ दिया नहीं है, जो सिलिकॉन होती है। अब आ जाएगा उसके बाद 3 नंबर पर एल्युमिनियम पाई जाती है, तो ऑक्सीजन, सिलिका है नहीं ऑप्शन में, तो एल्युमिनियम, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही जा रहा। बस दो हमने पिक किया, ऑक्सीजन, एल्युमिनियम, सोडियम, मैग्नीशियम, ये बिल्कुल सही हो जाएगा भूप्रकृति पे अवरोही क्रम। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द्रवित पेट्रोलियम गैस किसके संयोजन से बनती है? ये एलपीजी लिखी हुई है, और इसका सही ऑप्शन हो जाएगा एलपीजी का, ये हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रोपेन और ब्यूटेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। अगला क्वेश्चन, यूरिया में निम्नलिखित में कौन से तत्व पाए जाते हैं? यूरिया आपको बता दें प्रयोगशाला में बना पहला कार्बनिक पदार्थ था, वोलर के द्वारा बनाया गया था यूरिया। यूरिया का फार्मूला NH2CONH2, यानी CONH होना चाहिए। अब पहला ऑप्शन देखिए पी है, तो पी गलत हो जाएगा, बी में भी पी दिख रहा है, फास्फोरस, ए भी नहीं होगा, डी ऑप्शन में सल्फर दिख रहा है, ए भी नहीं होगा, CONH कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन सी में दिख रहा, तो यूरिया में ये तत्व पाए जाते हैं, हमें फार्मूला आना चाहिए NH2CONH2। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी पर सबसे पुराना जीव है? ऑप्शन है लाइकेन, अमीबा, कवक, नीलहरित शैवाल। इसका सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा नीलहरित शैवाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
आत्महत्या की थैली पद का प्रयोग किस कोशिकीय अंग के लिए किया जाता है? लाइसोसोम, राइबोसोम, सेंट्रोसोम, माइट्रोकांड्रिया। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, लाइसोसोम। ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया है। यहाँ माइट्रोकांड्रिया भी, जिसको कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लसिका कोशिका लिम्फोसाइट्स का मुख्य कार्य क्या है? रोग प्रतिकारकों का उत्पादन, प्रतिजन का उत्पादन, श्वेत रक्त कोशिकाओं का उत्पादन, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, रोग प्रतिकारकों का उत्पादन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में विचार करें। गाजर, प्याज, कसावा, शतावरी, उपरोक्त में से मूल जड़ सब्जियां कौन सी हैं? तो हम देखते हैं, ऑप्शन दिया केवल 1 3 1 2 3 2 4 1 2 3 4। गाजर जड़ है, प्याज है, कसावा है। ऑप्शन इसका सही हो जाएगा बी, 1 2 3। शतावरी पौधा है जिसकी पत्तियों का प्रयोग किया जाता है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, 1 2 3 सही है। विश्व का सबसे बड़ा स्थलबद्ध देश, यानी द लार्जेस्ट लैंडलॉक्ड कंट्री इन द वर्ल्ड? अफगानिस्तान, कांगो, लोकतांत्रिक गणराज्य, सऊदी अरब, कजाकिस्तान। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा कजाकिस्तान, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन उत्तरी अमेरिका की ग्रेट लेक में शामिल नहीं है? आपको बता दें, जो ग्रेट लेक्स होती है उसमें सुपीरियर है, इरी है, ओंटारियो है, ह्यूरेन है और मिशिगन है। टिटिकाका शामिल नहीं है। टिटिकाका दक्षिण अमेरिका में पड़ती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टिटिकाका। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है, देशों की संख्या के घटते क्रम में निम्नलिखित महाद्वीपों को व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कीजिए। उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप। मतलब पूछ ये रहा है कि किस महाद्वीप में देशों की संख्या ज्यादा है। तो आपको बता दें, अफ्रीका में 54 देश हैं, यूरोप में 44 हैं, उत्तरी अमेरिका में 23 हैं, ऑस्ट्रेलिया में 14 हैं। अगर हमको ये पता होगा तो हम आसानी से ऑप्शन लगा लेंगे। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। सबसे पहले अफ्रीका आएगा, फिर यूरोप आएगा, उसके बाद उत्तरी अमेरिका आएगा और फिर ऑस्ट्रेलिया आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? जनजाति दी है, दूसरी तरफ देश दिया गया है। मगयार हंगरी, कैस्कस रूस, अबोर नेपाल, जूलू दक्षिण अफ्रीका। मगयार हंगरी की ये सही है, कैकस रूस की ये भी सही है। अबोर ये 7 सिस्टर्स में पाई जाती है हमारे यहाँ पे भारत में, और जूलू दक्षिण अफ्रीका की। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी पूर्व से पश्चिम दिशा की पहाड़ियों की सही व्यवस्था है? आप में यहाँ पहाड़ियां मिसमी, अबोर, मिकिर, जयंतिया जो ऑप्शन दिए गए हैं सब मेघालय की पहाड़ियां दी गई हैं। इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा हमारा ए, मिसमी, अबोर, मिकिर, जयंतिया। हमसे कह रहा था पूर्व से पश्चिम की ओर, तो पूर्व से जब हम पश्चिम की ओर चलेंगे तो मिसमी, अबोर, मिकिर और जयंतिया, ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा। और आगे अगर बढ़ेंगे हम लोग तो फिर खासी और गारो भी मिल जाएगा। अगर हम आगे और पश्चिम की तरफ बढ़ेंगे तो गारो खासी भी मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन है, कृष्णा नदी की उत्पत्ति किस राज्य में हुई है? 126 नंबर क्वेश्चन है ये। कृष्णा नदी की जो उत्पत्ति हुई है वो हुई है महाराष्ट्र में, जगह पड़ती महाबलेश्वर। महाबलेश्वर से कृष्णा का उद्गम होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा वृक्ष उष्णकटिबंधीय कांटेदार वनों का उदाहरण है? तेंदू, एक्सलवुड, खेजड़ी, होलेक। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा खेजड़ी। उष्णकटिबंधीय कांटेदार वनों का उदाहरण है, राजस्थान के क्षेत्र में ज्यादा पाया जाता है, खेजड़ी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी मृदा को ऊसर मृदा के रूप में भी जाना जाता है? ऑप्शन है पीट मृदा, शुष्क मृदा, लेटेराइट मृदा, सैलीन मृदा। ये सैलीन इंग्लिश में लिख दिया गया है सैलाइन, और ये होती है लवणी मृदा। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा सैलाइन मृदा, अर्थात लवणी मृदा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ जनजाति दी गई है, एक तरफ राज्य दिए गए हैं। बेड़िया बिहार, उराली तमिलनाडु, कापूस आंध्र प्रदेश,
स्वांगला हिमाचल प्रदेश। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, सही सुमेलित नहीं है। उराली तमिलनाडु नहीं, केरल की जनजाति है। नोट कर लेंगे, उराली केरल की जनजाति है, तमिलनाडु की नहीं है। बाकी स्वांगला हिमाचल की है, कापूस आंध्र प्रदेश की है, बेड़िया बिहार की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है, सुमिलित करने को दिया गया, एक तरफ परमाणु संयंत्र, दूसरी तरफ स्थान दिए गए हैं। तारापुर, कैगा, कुडनकुलम, रावत भाटा। आप यहाँ देखें, तारापुर बिल्कुल सही है, महाराष्ट्र में होगा, और रावत भाटा बिल्कुल सही है। तो देखें जिसमें ए का 1 और डी का 4, तो इसका सही ऑप्शन आपको मिल जाएगा ऑप्शन सी। कैगा तमिलनाडु में नहीं होगा, कैगा कर्नाटक होगा, और कुडनकुलम तमिलनाडु होगा। तो हमारा सही ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन सी, तारापुर महाराष्ट्र, कैगा कर्नाटक, कुडनकुलम तमिलनाडु, रावत भाटा राजस्थान। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की निम्नलिखित नदियों को उनकी लंबाई के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें। ऑप्शन में सतलज, यमुना, गोदावरी, कृष्णा। अब इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें एक नदियों की लंबाई लगभग पता होनी चाहिए। तो आपको बता दें, ये बड़े क्लोज ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। कृष्णा की लंबाई 1400 हो जाएगी, यमुना की लगभग 1376 होगी, गोदावरी की 1465 होगी, और सतलज की 1450 होगी। तो अगर हम देखें तो सबसे पहले आ जाएगा बढ़ते क्रम में लगाना यमुना 1376, यानी ऑप्शन ए सही होगा हमारा। यमुना के बाद जो दूसरी बड़ी हो जाएगी वो हो जाएगी कृष्णा 1400 की, उसके बाद आ जाएगी सतलज 1450 की, और गोदावरी 1465 की। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी निश्चित समय अवधि तथा निश्चित क्षेत्र में रहने वाले प्रायः एक समान प्रजाति वाले जीवों के समूह को क्या कहते हैं? तो जनसंख्या इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। ऑप्शन में हमको पारिस्थितिकी तंत्र, समुदाय, जीवोम दिया गया था। तो किसी एक निश्चित समय अवधि तथा निश्चित क्षेत्र में रहने वाले प्रायः एक समान प्रजाति वाले जीवों के समूह को जनसंख्या कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा भारत का सबसे पहला जैव विविधता विरासत स्थल है? ऑप्शन है दिलांग ग्राम, माजुली, अमीनपुर, होग्रेकेन। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा अमीनपुर झील। आपको बता दें, अमीनपुर झील तेलंगाना में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, जैव विविधता निम्नलिखित में से कौन सी सेवाएं प्रदान करता है? प्रदूषण को रोकना और शोषित करना, पशुधन नस्ल सुधार, सांस्कृतिक मूल्य, जीन प्रजातियों एवं पारिस्थितिकी तंत्र में विविधता, पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण। जैव विविधता ये सभी कार्य करता है। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, 1 2 3 4 5। अगला क्वेश्चन है, 16 वन पाए जाते हैं कहाँ? निम्न तुंगता वाले क्षेत्र में। यहाँ तुंगतंग मतलब एल्टीट्यूड है, लो एल्टीट्यूड रेंज, हाई एल्टीट्यूड रेंज, कोस्टल रेंज, नन ऑफ द अबव। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा उच्च तुंगता वाले क्षेत्र, यानी हाई एल्टीट्यूड रेंज में ये पाए जाते हैं 16 वन। अगला क्वेश्चन है, महासागरीय अम्लीकरण के दौरान महासागरों का पीएच मान घटता है, बढ़ता है, स्थिर रहता है, पहले बढ़ता है फिर घटता है? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए, घटता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय जैव विविधता ट्रस्ट के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करें। पहला है, इसे केंद्र सरकार के एक प्रस्ताव द्वारा गठित किया गया। दूसरा है, इसकी स्थापना 1998 में की गई। तीसरा है, इसका उद्देश्य समुदाय एवं सरकार के साथ मिलकर जैव विविधता व एवं उसके आवासों का संरक्षण करना। आपको बता दें, इसका ऑप्शन जो सही हो जाएगा सी सही हो जाएगा, केवल 2 और 3। ये गलत होगा, केंद्र सरकार ने नहीं, ये एक चैरिटी प्रोग्राम है, केंद्र सरकार के प्रयास से नहीं किया गया। चैरिटी है एक, जो कि आयकर की एक धारा के अंतर्गत इसका चलाया जाता है। तो ये गलत हो जाएगा, 2 और 3 सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अभिसमय यानी कन्वेंशन लिखे हुए हैं और दूसरी तरफ संबंध लिखा हुआ है। वैश्विक टाइगर फोरम अर्थात ग्लोबल टाइगर फोरम, सामने जोखिमपूर्ण पदार्थ, रॉटरडम अभिसमय, रॉटरडम कन्वेंशन हो जाएगा। आगे वायुमंडल है, अंतर्राष्ट्रीय व्हेलिंग आयोग, प्राकृतिक संरक्षण, क्योटो प्रोटोकॉल, सागरीय पर्यावरण।
अब अगर हम इसमें मैच करें तो हम देखें, सबसे पहले टाइगर फोरम को देखें तो टाइगर का ऑप्शन हो जाएगा 3, प्रकृति का संरक्षण, तो ए का 3 हो जाएगा। फिर हम देखें रॉटरडम कन्वेंशन जो है उसका जोखिमपूर्ण पदार्थ हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा। अंतरराष्ट्रीय वेलिंग को अगर हम देखें तो सागरी पर्यावरण मैच कर जाएगा, 4 नंबर। और क्योटो प्रोटोकॉल ये हो जाएगा 2 नंबर, इसका ऑप्शन बनेगा डी। डी वाला 3, 1, 4, 2 ये बिल्कुल सही बनेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एपिक्को आंदोलन पर्यावरण संरक्षण पर आधारित एक क्रांतिकारी आंदोलन था। कारण बताता है उत्तराखंड के चिपको आंदोलन से प्रेरित था। बिल्कुल सही है, दोनों कथन सही है, ए आर सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। आपको बता दें एपिक्को आंदोलन उत्तराखंड में चला था सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में, सॉरी चिपको आंदोलन। और एपिक्को आंदोलन पांडुरंग हेगड़े के द्वारा कर्नाटक में चलाया गया था। एपिक्को कर्नाटक भाषा का, कन्नड़ भाषा का शब्द जिसका अर्थ होता है गले लगना, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। दोनों कथन सही है और कार व्याख्या भी सही करता है। अंतिम क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ऐसी प्रजाति को क्या कहा जाता है जिसका किसी पारिस्थितिकी तंत्र से जुड़ाव अथवा हटना कम से कम एक अन्य प्रजाति की अधिकता अथवा उपस्थित में बड़ा बदलाव कर देता है? ऑप्शन है सूचक प्रजातियां, जैव अमापक, कीस्टोन प्रजातियां, अम्ब्रेला प्रजातियां। ऐसी प्रजातियों को कीस्टोन प्रजातियां कहा जाता है।